आज की कत्ल की कहानी यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई में लोगों के बीच इंसानियत नाम का चीज़ जिंदा है या यह भी इस मॉडर्न ज़माने के साथ ख़त्म हो चुका है। आज की जो कत्ल की कहानी है उसको जानकर सच में इंसानियत नाम का पर्दा चेहरे से हट जाता है। दरअसल ये कत्ल की कहानी दिल्ली की है। कहानी कुछ ऐसी है कि दिल्ली के एक बिजनेस घराने के लड़के को एक बेइंतहा खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है। वह लड़की भी कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक समय पर मिस दिल्ली चुनी गई थी। इन दोनों लोगों की मोहब्बत शादी में तब्दील हो जाती है। यह शादी 18 सालों तक बहुत ही खुशहाल चलती है। इस बीच में इनके 2 बच्चे भी होते हैं, लेकिन अचानक 27 मई 2016 की सुबह उस शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। लेकिन इस हार्ट अटैक से हुई मौत को 2 शख्स मानने के लिए तैयार नहीं थे। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि उसके माता पिता थे। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि वह लोग इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे? तो चलिए इस कहानी को थोड़ा डिटेल में और शुरू से डिस्कस करते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि 27 मई 2016 को दिल्ली के सटे हरियाणा में एक यमुनानगर नाम का जगह है। एरिया के हिसाब से देखें तो यह जगह काफ़ी बड़ा है। वहाँ पर कुछ पार्ट इंडस्ट्रियल एरिया भी हैं। इसी यमुनानगर में एक बिजनेसमैन भी रहते थे जिनका नाम योगेश बत्रा था। योगेश बत्रा की पढ़ाई लिखाई दिल्ली से होती है। यह एक बिजनेस घराने से आते थे जिनके पास कोई खास पैसों की कमी थी नहीं। लेकिन अपने कॉलेज के पढ़ाई के दौरान इनकी मुलाकात दिल्ली में ही रहने वाली एक प्रियंका नाम की लड़की से होती है। उस लड़की से इनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और कुछ समय के बाद यह दोस्ती प्यार में बदल जाती है। यह वह समय था जब प्रियंका उस कॉलेज की मिस कॉलेज चुनी जाती है। खूबसूरती भी कमाल की थी, जिसके बाद वह मिस दिल्ली के लिए कॉन्टेस्ट में भाग लेती है और इत्तेफाक से प्रियंका चुन ली जाती है। अपनी खूबसूरती की वजह से मिस दिल्ली चुनी जाने के बाद योगेश बत्रा और प्रियंका के बीच इश्क का एक नया चैप्टर शुरू होता है। यह दोनों लोग शादी कर लेते हैं। इनका अपना प्लाईवुड का बिजनेस था। इसके अलावा भी और भी छोटे मोटे बिजनेस थे। एक तरीके से कह सकते हैं कि यह लोग करोड़पति लोग थे। शादी के बाद इनकी बहुत ही खुशहाल जिंदगी चल रही थी। घर पर योगेश के माता पिता भी साथ में थे। वक्त की सुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इनके शादी को करीब 18 साल बीत जाते हैं। इस दौरान में इनके 2 बच्चे भी होते हैं। दोनों स्कूल जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी 27 मई 2016 की सुबह अचानक प्रियंका अपने बेडरूम से चिल्लाते हुए बाहर आती है और रो रो कर अपने आसपास के पड़ोस में रहने वाले लोगों से कहती है कि योगेश कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उसे कुछ हो गया है। उस समय योगेश के माँ बाप दूसरी जगह पर रह रहे थे। इस घटना के बाद उनको खबर दी जाती है। माँ बाप भी वहाँ आ जाते हैं। योगेश को देखने के लिए एक लोकल डॉक्टर को बुलाते हैं। वह चेक कर कहते हैं कि योगेश की मौत हो गई है। इसके बाद प्रियंका यह बताती है कि योगेश को दिल का दौरा पड़ा था। हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई है। इस समय तक योगेश की उम्र करीब 42 साल थी। सभी घर वालों की हालत खराब थी। इसके बाद 27 मई को ही योगेश बत्रा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हालांकि इस दौरान माँ बाप को यकीन नहीं था कि योगेश की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो सकती है, क्योंकि योगेश को हेल्थ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं थी। योगेश के माता पिता कहीं ना कहीं चाहते थे कि उसका पोस्टमार्टम किया जाए, लेकिन प्रियंका इसके लिए तैयार नहीं हुई। अब क्योंकि घर के अंदर उसकी मौत हुई थी, इसलिए लीगल कानूनी जैसी चीज़ भी नहीं होती है। कुछ दिन तक ऐसे ही बीतता है। धीरे धीरे सभी लोग एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगते हैं। लेकिन योगेश की माँ को लगातार बेचैनी और सपने आ रहे थे कि उनके बेटे की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं बल्कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। पर योगेश की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, इस बात की उसकी पत्नी गवाह है। योगेश की मां ने इन सपनों के बारे में योगेश के पिता से शेयर करती है। उनको भी थोड़ा सा यह लग रहा था कि योगेश की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हो सकती है, लेकिन दोनों लोग कुछ कह भी नहीं सकते थे। इसका कारण था कि प्रियंका और उनसे बनती नहीं थी। शादी के कुछ वक्त बाद से ही प्रियंका अपने पति और बच्चों के साथ अलग रहने लगी थी। माँ बाप को एक ही बात सबसे अजीब लग रही थी कि उसको दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है, जबकि वह बिल्कुल ठीक ठाक था। इसी तरह करीब महीना भर बीत जाता है। इस महीना बीतने के दौरान योगेश के माता पिता एक चीज़ नोटिस करते हैं कि प्रियंका के हाव भाव में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहे थे।
अभी योगेश की मौत हुए महीना भर ही हुआ था, लेकिन प्रियंका को देखकर बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है। प्रियंका अब योगेश की कंपनी में जाकर डायरेक्टर के पोस्ट पर खुद आ गई। यह सारी चीज़ें इतनी तेज़ी से हुई कि माँ बाप को शक होने लगा। वह सभी चीज़ें अपने नाम पर कर रही थी। हालांकि वह बिजनेस उनके पिता ने ही योगेश को दिया था, लेकिन फिर भी वह खामोश रहे। इस दौरान में प्रियंका ने अपने दोनों बच्चों को देहरादून के स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। अभी तक बच्चे इनके साथ रहकर पढ़ाई कर रहे थे। पति की मौत हो चुकी है और बच्चों को भी उसने दूर भेज दिया है। इस वजह से यह शक और बढ़ता गया, लेकिन सबूत कुछ नहीं है। योगेश की मां लगातार उसके पिता से कह रही थी कि पुलिस में रिपोर्ट लिखा दें, लेकिन सबूत न होने की वजह से वह जा नहीं रहे थे। फिर आखिर में बीवी के लगातार कहने की वजह से वह पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पहली बार एक शिकायत दर्ज कराते हैं कि मेरे बेटे की मौत हुई है और हमें शक है कि उसका कत्ल किया गया है। पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है और कहती है कि हम जांच करेंगे, लेकिन जांच के नाम पर वह सिर्फ टालती रहती है, क्योंकि मौत को हुए 3 महीने हो गया था। पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। हरियाणा पुलिस ने इस केस को इतनी सीरियसली नहीं लिया। उन्हें लगा कि माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए सिर्फ इमोशनल होकर यह रिपोर्ट लिखाई है। पुलिस लगातार टालती जा रही थी। इसी तरह करीब 4 महीने बीत जाते हैं। योगेश के पिता को पुलिस से कोई उम्मीद दिख नहीं रही थी, इसलिए माँ बाप ने एक फैसला किया कि अपने बेटे की मौत का सच जानने के लिए वह एक डिटेक्टिव को हायर करेंगे। मतलब वह एक प्राइवेट जासूस के पास इस केस की जांच का जिम्मा सौंप रहे थे। जासूस ने अपना काम शुरू कर देता है। उसने शुरू से आखिर तक कॉलेज से लेकर 18 साल शादी के हर छोटी मोटी चीज़ को जमा करने का काम शुरू किया। एक एक सबूत को एकत्र किया जाता है। प्रियंका के दोस्तों की लिस्ट लेकर अलग अलग बहाने से बातचीत किया जाता है। प्रियंका का पीछा किया जाता है कि वह कहाँ आती है, कहाँ जाती है, पहले इसका क्या रूटीन था। इन सभी चीज़ों का बारीकी से जांच किया जाता है। इसी बीच पता चलता है कि प्रियंका एक वहीं पर जिम में जाती थी। जिम में जाना कोई अजीब बात नहीं थी, बल्कि अजीब बात यह थी कि योगेश के मौत के कुछ समय बाद से ही जिम जाना शुरू कर दिया था। यह बात उस डिटेक्टिव को हजम नहीं हुई, इसलिए वह इसी दिशा में इस केस को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। इसके लिए प्रियंका के सभी कॉन्टैक्ट नंबर को जांचना शुरू किया गया। इसी दौरान में पता चला कि उस जिम में प्रियंका को एक ट्रेनर ट्रेन करता है। उसके साथ प्रियंका की काफ़ी करीबी दोस्ती है। ट्रेनर का प्रियंका के घर मिलना एक अलग ही सवाल खड़ा कर रहा था। इसके बाद डिटेक्टिव ने पूरा फोकस ट्रेनर के ऊपर कर दिया। धीरे धीरे जासूस ने उस ट्रेनर और प्रियंका के पर्सनल लाइफ तक के इन्फॉर्मेशन निकाल लिए। उस ट्रेनर का नाम रोहित था। इन दोनों के बड़े क्लोज फोटोज़ भी निकाल लिए जाते हैं। उस फोटो को देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वह फोटो इस बात की गवाही दे रहा था कि प्रियंका और रोहित का रिश्ता सिर्फ ट्रेनर और एक जिम जाने वाली लड़की का नहीं है, बल्कि इससे आगे का है। यह सभी चीज़ें कहीं ना कहीं इस केस से जुड़ती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं था जो यह साबित कर सके कि योगेश के मौत के पीछे इनका हाथ हो सकता है। इसलिए वह डिटेक्टिव इस केस को और गहराई से जांच करना शुरू करते हैं। सवाल यह भी था कि अगर वो दोनों रिलेशन में होंगे तो भी कैसे साबित किया जाए कि उसकी मौत के पीछे इनका हाथ है। अब इसका सच पता लगाने के लिए 26 और 27 मई की रात प्रियंका और ट्रेनर रोहित कहाँ थे, इसका पता लगाया जाता है। इसका पता लगाने के लिए उनका लोकेशन ट्रेस किया जाता है, तो पता चलता है कि 26 और 27 मई की रात करीब 11 बजे से लेकर 2 बजे तक रोहित और प्रियंका का लोकेशन एक ही जगह पर था। मतलब साफ था कि जिस रात योगेश की घर में मौत हुई उस रात रोहित वहां मौजूद था। अब जरूरी था कि उस रात क्या हुआ यह जानने के लिए प्रियंका और रोहित से पूछताछ की जाए, लेकिन यह राइट प्राइवेट डिटेक्टिव को नहीं होता है। इसलिए वह प्राइवेट एजेंसी सभी सबूत योगेश के पिता को सौंप देती है और आगे की जांच के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स पुलिस को दे दिए जाते हैं। पुलिस सभी सबूतों को देखकर एक्शन में आती है और जांच करने में लग जाती है। योगेश की मौत हुए 8 महीने गुजर जाते हैं, तब जाकर पुलिस जनवरी 2017 में जांच करने में लगती है। जब पुलिस उस डॉक्यूमेंट को देखती है तो देखकर पहली ही नज़र में लग रहा था कि मामला गड़बड़ है।
इसके बाद सबसे पहले पुलिस प्रियंका के पड़ोसियों और उस जिम के बाकी वर्कर जो थे उनसे पूछताछ करती है। तब पता चलता है कि रोहित और प्रियंका अक्सर एक साथ दिखते थे। यह सिलसिला तब बढ़ गया जब योगेश की मौत हुई। इसके बाद तो दोनों खुलेआम घूमने लगे थे। इसी छानबीन के दौरान एक और चौंकाने वाली खबर पता चली। जब पेपर और बैंक के स्टेटमेंट चेक की जाने लगी तो पता चला कि कुछ वक्त पहले ही प्रियंका ने करीब 36 लाख की एक महंगी गाड़ी खरीदकर रोहित को गिफ्ट दी थी। जब इस केस की एक एक परत खुल रही थी तब इसके बाद पुलिस ने फैसला किया कि रोहित को उठाकर पूछताछ करेगी। जब पुलिस रोहित से पूछताछ करती है तो वो इन सब से अपना मुंह मोड़ लेता है, लेकिन जब उसके मोबाइल का लोकेशन उसके सामने रखा जाता है तब आखिर में रोहित अपना जुर्म कबूल कर लेता है। इसके बाद रोहित जो कहानी सुनाता है उसे सुनकर कदमों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस रोहित के बयान के आधार पर प्रियंका के घर जाकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। कहानी कुछ यूं है कि प्रियंका और योगेश की शादी के करीब 16-17 सालों तक सब कुछ ठीक चल रहा था। इनके 2 बच्चे भी होते हैं। जिंदगी ठीक चल रही थी। इसी दौरान प्रियंका एक जिम ज्वाइन करती है। जिम में रोहित नाम का ट्रेनर से प्रियंका की मुलाकात होती है। यह मुलाकात कुछ समय में प्यार में बदल जाता है। दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार इतना आगे बढ़ जाता है कि योगेश इनके बीच रास्ते का रोड़ा बन जाता है। प्रियंका यह अच्छी तरह जानती थी कि पति योगेश बत्रा के रहते हुए यह दोनों कभी एक नहीं हो सकते थे। इसलिए प्रियंका सोचती है कि क्यों ना योगेश को रास्ते से हटा दिया जाए। इसके लिए वह रोहित के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। उस प्लान का अंजाम देने के लिए यूपी के 2 क्रिमिनल्स को हायर करते हैं। पत्नी अपने पति की ही हत्या के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी देती है। वह दोनों क्रिमिनल तैयार हो जाते हैं। इन्होंने प्लान ऐसा बनाया था कि योगेश को सोते समय बेहोशी के इंजेक्शन लगाएंगे। इंजेक्शन लगाने के बाद उसका गला घोंटकर कत्ल करेंगे और फिर लाश को यूपी में किसी नहर में फेंक देंगे ताकि वह लाश कभी मिले ही नहीं। इस प्लान के तहत 26 और 27 मई 2017 की रात दोनों क्रिमिनल प्रियंका के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। रोहित उनके साथ था। प्रियंका घर के अंदर थी। बच्चे उस घर में उस दिन नहीं थे। पहले से प्लान के तहत उनको भेज दिया गया था। उसके बाद प्रियंका के इशारे पर ये तीनों घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। बेडरूम में योगेश सो चुका था। अब जैसे ही इंजेक्शन लगाने के लिए कमरे के अंदर घुसते हैं तभी योगेश जाग जाता है। अपने घर में अनजान लोगों को देखकर घबरा जाता है। फिर इसी में हाथापाई शुरू हो जाती है। उस हाथापाई में इंजेक्शन की सुई टूट जाती है। अब वह इंजेक्शन लगा नहीं सकते थे। इसलिए योगेश की पत्नी कहती है कि अब उसका जिंदा रहना ठीक नहीं है, इसलिए उसको मार डालो। अब तीनों उसका गला दबाकर मार डालते हैं। मौत होने के बाद अब यह था कि लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए, क्योंकि प्री प्लानिंग बदल चुकी थी। तभी प्रियंका सोचती है कि क्यों न इसे हार्ट अटैक का रूप दिया जाए। यह कह दिया जाएगा कि दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इससे पहले कि पोस्टमार्टम हो, अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। इस प्लान के तहत सुबह होने तक का इंतजार किया जाता है। जैसे ही सुबह होती है प्रियंका का नाटक शुरू हो जाता है। उसके बाद उसने ऐसा माहौल बनाया कि किसी ने सोचा भी नहीं कि हॉस्पिटल भी ले जाना चाहिए। जो भी लोग आए सब यही मानकर चल रहे थे कि दिल के दौरा पड़ने से मौत हुई है। फिर जल्दी जल्दी में योगेश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन योगेश की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, इस बात का विश्वास माता पिता नहीं कर पाते हैं। जिसके बाद वह पुलिस में मदद के लिए गुहार लगाते हैं, पर वे इस केस को सीरियस नहीं लेते हैं। फिर ये लोग प्राइवेट जासूसों की मदद लेते हैं। तब योगेश के मौत के 8 महीने बाद इस मौत की असली वजह पता चलती है। माँ बाप ने अगर यह जांच नहीं कराई होती तो शायद इस कत्ल की असली वजह बाहर भी नहीं आती। प्रियंका के सिर पर प्यार का एक ऐसा भूत सवार होता है कि वह अपने ही हाथों अपने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ देती है। इस बेवकूफ़ी भरी प्यार की कहानी पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।